बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स की पावर हमेशा 1 होती है, यानी ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। जैसा कि यहाँ हमने ये 2 इक्वेशंस लिखी हैं और इसमें हम देख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो x एंड y हैं और इनकी पावर जो है वो 1 है। बज़ाहिर इनकी पावर 1 नहीं लिखी हुई हमें नज़र आ रही, लेकिन हम जानते हैं कि अगर किसी वेरिएबल की पावर मेंशन ना हो तो वो अंडरस्टूड 1 होती है। यहाँ भी x और y जो वेरिएबल्स हैं इन इक्वेशंस में, इनकी पावर 1 ही है। तो इस तरह ये लीनियर इक्वेशंस हैं और ये दोनों लीनियर इक्वेशंस मिलकर सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बनाती हैं और ये लीनियर इक्वेशंस की एक जनरल फॉर्म है। इन इक्वेशंस में x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं a, b और दूसरी इक्वेशन में c, d, ये रियल नंबर्स होते हैं। यानी यहाँ पर हमने इन रियल नंबर्स को a, b, c, d से डिनोट किया है और m और n भी कांस्टेंट्स हैं और ये भी रियल नंबर्स ही होते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि साइमल्टेनियस का क्या मतलब है। साइमल्टेनियस का मतलब है एक साथ। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस को जब एक साथ हल करके सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर हम सिर्फ 2 लीनियर इक्वेशंस ले रहे हैं, तो इन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पर एक और बात जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मुराद है, यानी किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो याद रखें कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन से मुराद उस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल्स की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करना होता है जो वैल्यूज़ उस इक्वेशन में पुट करने से इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं, यानी वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। दोनों साइड्स इक्वेशन की जिन वैल्यूज़ के साथ इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं कि इन वैल्यूज़ ने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। वेरिएबल्स की वो वैल्यूज़ जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, वेरिएबल्स की उन वैल्यूज़ को हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। तो यूँ आपको अब सॉल्यूशन का भी पता चल गया और साइमल्टेनियस का भी मैंने आपको बता दिया कि साइमल्टेनियस का मतलब है एक साथ, यानी इन इक्वेशंस को हम एक साथ हल करेंगे। और ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस हैं बिकॉज द पावर ऑफ variables used here is only 1। तो अब हम इन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस निकालने का तरीका सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम जनरल अलजेब्रिक मेथड्स के साथ मालूम करना जानते हैं और आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में यकीनन पढ़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्यूशन बाय एलिमिनेटिंग मेथड, इसमें हम 2 वेरिएबल्स में से जो कि इन इक्वेशंस में यूज़ हो रहे होते हैं
एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर उस वैल्यू की मदद से हम पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि इन लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं a, b, c, d, ये दरअसल रियल नंबर्स हैं, और m और n जो यहाँ कांस्टेंट्स हैं ये भी रियल नंबर्स हैं। और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ही हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, क्योंकि इन लीनियर इक्वेशंस को हमने एक साथ हल करना है, इसलिए इन्हें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो मैट्रिसेस में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास यहाँ दो मेथड हैं। नंबर 1 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जिसका दूसरा नाम एडजॉइंट मेथड भी है। इसे इन्वर्जन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मैट्रिक्स का इन्वर्स यूज़ होता है, और इसका दूसरा नाम एडजॉइंट मेथड भी इसलिए है क्योंकि इसमें मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी इस्तेमाल होता है। तो इस हवाले से इस मेथड को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एडजॉइंट मेथड कहा जाता है। और दूसरा तरीका क्रैमर्स रूल है इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। क्रैमर एक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने जो रूल बनाया इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए, उसे हम क्रैमर्स रूल कहते हैं। तो अब हम बारी बारी इन दोनों मेथड्स को देखते हैं। तो पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एडजॉइंट मेथड पढ़ते हैं। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax plus by is equal to m एंड cx प्लस dy इज़ इक्वल टू n। तो यहाँ हमने दो लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम लिया है। ये वही लीनियर इक्वेशंस हैं जो हमने यहाँ ये ऊपर लिखी थी। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो किस तरह लिखेंगे, पहले आपने ये सीखना है। तो आइए देखते हैं। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो उसका तरीका ये होगा कि इन इक्वेशंस में वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे कि यहाँ x का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में a, और y का कोफिशिएंट है b, और सेकंड में x का कोफिशिएंट है c एंड y का कोफिशिएंट है d। तो ये a, b, c, d की हमने एक मैट्रिक्स बनाई। चूँकि ये कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ पर मुश्तमिल है, इसलिए हम इस मैट्रिक्स को कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। यानी ये इस इक्वेशंस में वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं उनसे ये मैट्रिक्स बनाई गई है। और दूसरी मैट्रिक्स वेरिएबल्स पर मुश्तमिल है, वो वेरिएबल्स जो इस इक्वेशन में यूज़ किए गए हैं, यानी x और y। और इस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, यानी पहले x और फिर उसके नीचे y वेरिएबल लिखा जाएगा। और इस मैट्रिक्स को हम वेरिएबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये वेरिएबल मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है, और फिर हम साइन लिखेंगे इज़ इक्वल टू, और इसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं कांस्टेंट्स की m और n, इनकी हम मैट्रिक्स इक्वेशन की दूसरी साइड पर लिखते हैं, और ये भी
कॉलम मैट्रिक्स होती है, यानी इसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। फर्स्ट कांस्टेंट को हम ऊपर लिखते हैं और सेकंड इक्वेशन के कांस्टेंट को उसके नीचे एक कॉलम की शक्ल में। तो ये है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस की। तो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखें तो इसी तरह लिखेंगे। इस फॉर्म को, इस शक्ल को आप अच्छी तरह से समझ लें। सबसे पहला स्टेप, जब हमने किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस के ज़रिए सॉल्व करना है तो हमें ये स्टेप सबसे पहले करना होता है कि हमने उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है, और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का जो तरीका है वो यही है। अब हम अपनी आसानी के लिए इन मैट्रिसेस को नाम देंगे ताकि हमें ये मैट्रिसेस बार बार ना लिखनी पड़े, बल्कि हम इनका नाम लिखेंगे और इस तरह हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा और वक्त भी बचेगा। तो हम इन मैट्रिसेस को अब नाम देते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है, जिसमें हमने इन इक्वेशंस के अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के, उनकी वैल्यूज़ लिखी थी और इसे हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहा था। इस मैट्रिक्स का नाम हम आमतौर पर ए से डिनोट करते हैं, और ये जो वेरिएबल की मैट्रिक्स है इसे हम आमतौर पर एक्स कहते हैं, और ये जो कांस्टेंट्स की कॉलम मैट्रिक्स है इसे हम आमतौर पर बी कहते हैं। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने ए का नाम दिया, वेरिएबल मैट्रिक्स को हमने एक्स का नाम दिया, और ये कांस्टेंट्स की जो मैट्रिक्स है इसे हमने बी का नाम दिया। तो अब हम ये जो मैट्रिक्स फॉर्म है इन लीनियर इक्वेशंस की, इसे अगर हम इन मैट्रिसेस के नामों की शक्ल में लिखें तो हम यूँ लिखेंगे ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। जैसा कि यहाँ ये मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स वेरिएबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ उनके नाम भी यानी ए एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये है ए इंटू एक्स और इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स जो है बी, उसका नाम आ गया। तो हम इन मैट्रिसेस को इनके नामों की फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। तो जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन से मुराद उस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल्स की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करना होता है जो वैल्यूज़ उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। तो यहाँ पर जो वेरिएबल की मैट्रिक्स है उसे हमने x का नाम दिया है। तो हमने यहाँ दरअसल x मैट्रिक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, यानी x मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये स्मॉल x एंड स्मॉल y, इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं कि हमें किसी भी चीज़ की जब वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो इक्वेशन में हम उसे अकेला कर लेते हैं, यानी अगर उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो उसे हम वहाँ से हटाते हैं। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने चूँकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x के साथ a मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x के साथ ये जो a मल्टीप्लाई हो रहा है इस a को हम यहाँ से हटाएंगे। और हटाने का तरीका ये है कि इस a को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे, और उसका तरीका ये होगा क्योंकि ये a x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। उसे जब हम a के बराबर लिखेंगे तो फिर इसके ऊपर इन्वर्स लगाएंगे, तो इस तरह ये बनेगा a इन्वर्स। इस तरह जो है x वो इक्वेशन के एक तरफ अलग हो गया और a यहाँ से इक्वेशन की दूसरी तरफ b के साथ मल्टीप्लाई हो गया इन्वर्स फॉर्म में। तो अब हम a इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे
और b हमें ऑलरेडी पहले से मालूम होगा। m और n की वैल्यूज़ हमें मालूम होंगी, जो भी हमें इक्वेशंस दी जाएंगी उसमें ये m और n हमें मालूम होता है। a इन्वर्स मैट्रिक्स मालूम करने के बाद हम उसे b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर इस तरह हमें x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब सबसे पहले हम मालूम करते हैं a इन्वर्स की वैल्यू। तो a इन्वर्स की वैल्यू मालूम करने के लिए जो फार्मूला है उसे हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वो होता है a इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई a मॉड, और a डिटर्मिनेंट भी इसको कहते हैं, a मॉड भी कहते हैं, a मॉडुलस भी कहते हैं। तो इस इक्वेशन में हम एडजॉइंट ऑफ a और a डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ पुट करके a इन्वर्स की वैल्यू मालूम करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ a हम इस तरह निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ a हम जानते हैं कि हम किस तरह हासिल करते हैं। ये मैट्रिक्स थी हमारी a मैट्रिक्स। तो इस a मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं। तो a d की जगह आएगा और d a की जगह, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं एडजॉइंट में हमने इनको इंटरचेंज कर दिया है। सेकंड डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके हम सिर्फ साइंस चेंज करते हैं, जैसा कि यहाँ हमने c का साइन माइनस कर दिया और b का भी, चूँकि यहाँ प्लस था तो यहाँ वो भी माइनस हो गया, यानी हमने इनके साइन चेंज कर दिए। तो इस तरह ये a का एडजॉइंट बन गया। तो ये वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे और साथ में हम ये प्रोसेस भी लिखेंगे, और इसके साथ हम ये जो आप देख रहे हैं 3 हमने डॉट्स लगाए हैं, 2 एक लाइन में हैं और तीसरा इनके नीचे तकरीबन सेंटर में। इन 3 डॉट्स का मतलब होता है बिकॉज़, इनको हम बिकॉज़ कहते हैं। ये हम जब किसी चीज़ को आर्गूमेंट के तौर पर यानी दलील के तौर पर लिखते हैं कि हमने ये जो वैल्यू लिखी है इस स्टेप में वो हमने कैसे हासिल की है, तो ये बताने के लिए हम साइड पर जब प्रोसेस करते हैं तो हम उसके साथ ये बिकॉज़ लिखते हैं। और मैथ में बिकॉज़ लिखने का तरीका ये है, सिंबल्स के अंदर 3 डॉट्स होते हैं ट्रायंगुलर शेप में, इस तरह के 2 डॉट्स ऊपर और एक उनके नीचे दरमियान में, तो इसका मतलब होता है बिकॉज़। आइंदा जब भी आप ये मैथ में देखें तो आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ इसका मतलब बिकॉज़ है। तो बिकॉज़ एडजॉइंट a ये होता है, लिहाजा हमने एडजॉइंट a की जगह ये एडजॉइंट a की वैल्यू पुट कर दी। अब a मॉड की वैल्यू देखते हैं। तो a मॉड भी हम जानते हैं कि ये a की जो डिटर्मिनेंट होती है उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे ये AD आपस में मल्टीप्लाई हुए, फिर माइनस लिखते हैं और फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। तो यहाँ इन्वर्स मालूम करने में जब हम किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स की वैल्यू को, तो हमने ये कंडीशन यहाँ पर मस्ट मेंशन करनी होती है और चेक भी करनी होती है कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आनी चाहिए। यानी अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो कि हमने निकाली है जनरल फॉर्म में AD माइनस BC, जब इनमें हम रियल नंबर्स पुट करके सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, और अगर इनकी वैल्यू 0 आ गई तो फिर उस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं होता, यानी हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ये शर्त है और कंपल्सरी कंडीशन है कि A मॉड की वैल्यू 0 अगर नहीं होगी तो फिर हम
इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन को यहाँ पर बताना और लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम ये वैल्यू जो हमने फ़र्ज़ कर ली है कि ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम ए का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और ये वैल्यू फिर हम यहाँ ए मॉड की जगह पुट कर देंगे। तो ये हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी ए मॉड की जगह। तो इस तरह हमने अब ए इन्वर्स की जो वैल्यू है वो ये फाइंड आउट कर ली। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में जो हमने पीछे पढ़ी थी x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, यानी जब हमने मैट्रिसेस को उनके नामों की फॉर्म में लिखा था तो ये इक्वेशन हमने बनाई थी। इस इक्वेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें b की वैल्यू तो पता है और a इन्वर्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमने यहाँ a इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये वैल्यू हम इस a इन्वर्स की जगह पुट करेंगे और x की वैल्यू भी जो मैट्रिक्स फॉर्म में है वो लिखेंगे और b की भी ओरिजिनल जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो लिखेंगे। इस तरह इन तीनों की जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें जो फॉर्म हासिल होगी मैट्रिक्स की वो ये होगी। तो x की जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पुट की, x की मैट्रिक्स फॉर्म, और फिर इज़ इक्वल टू, ये इज़ इक्वल टू हमने लिखा, और फिर a इन्वर्स की वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमने a इन्वर्स की पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर दी जो हमने यहाँ मालूम की है अभी। और इसके साथ हम देख रहे हैं a इन्वर्स के साथ b जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हमने ये b की वैल्यू पुट कर दी जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स हैं m n जो हम पीछे। तो अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में हम देख सकते हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अब आप सीख चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर से कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस d को हम m से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस b को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यूँ हमें जो एलिमेंट हासिल होगा उसे हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स में यूँ लिखेंगे dm प्लस माइनस b इंटू n। और अब इस मैट्रिक्स की सेकंड रो को हम इस मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा माइनस cm प्लस an। इन एलिमेंट्स को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा dm माइनस bn। चूँकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, dm माइनस bn ये एलिमेंट हो जाएगा। और दूसरा एलिमेंट जो है माइनस cm प्लस an, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू को हम पहले लिख देंगे an और फिर नेगेटिव वैल्यू को यानी माइनस cm को बाद में। तो इस तरह इनको इंटरचेंज करने से हम जानते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी भी हम यहाँ रीज़न लिखेंगे बिकॉज माइनस cm प्लस an इज़ इक्वल टू an माइनस cm। और ये इसलिए क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होल्ड होते हैं। तो यहाँ हम इनको इनकी तरतीब बदल कर अगर जमा या तफरीक करें तो इससे रियल नंबर्स की वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस तरह लिखने का मकसद ये है कि हम आम तौर पर पॉजिटिव वैल्यू को शुरू में लिखना पसंद करते हैं। वैसे तो इस तरह भी ठीक है, लेकिन एक अच्छी और मुनासिब फॉर्म में लिखने के लिए हमने सिर्फ ये इनको तब्दील किया है। और इनके नीचे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी AD माइनस BC वो एज इट लिखी रहेगी। अब ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हम देख सकते हैं कि ये डिवाइड हो रही है इस मैट्रिक्स पर। तो डिवीज़न का तरीका भी मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन के तरीके जैसा ही होता है, जैसा कि जब हमने शुरू में पढ़ा था
कि किसी रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रियल नंबर उस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो डिवीजन भी दरअसल मल्टीप्लिकेशन की ही एक सूरत है, और ये जो नंबर है ये भी एक रियल नंबर ही है। जब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करेंगे तो एक रियल नंबर ही आंसर आएगा। तो इसलिए हम इस रियल नंबर को, जो कि इस मैट्रिक्स पर डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन की तरह ये नंबर भी इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से डिवाइड होगा। तो इसे हम यूँ लिखेंगे, ये देखिए ये एलिमेंट हमने यहाँ लिखा dm माइनस bn, और नीचे हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू से इस एलिमेंट को डिवाइड कर दिया। डिटर्मिनेंट की इस वैल्यू से हम सेकंड एलिमेंट को भी डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने दोनों एलिमेंट्स को यूँ डिवाइड कर दिया डिटर्मिनेंट की वैल्यू से। तो अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स जो है वो x मैट्रिक्स है, जिसके एलिमेंट्स हैं स्मॉल x एंड स्मॉल y, और राइट हैंड साइड पर हमें जो मैट्रिक्स हासिल हुई है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी 2 हैं। यानी इस पूरी वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक ही रियल नंबर हासिल होगा। इसी तरह इस पूरी वैल्यू को भी जब हम an और cm और ad bc की वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमें एक ही रियल नंबर हासिल होगा। तो इस तरह ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है और ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो बहरहाल जब भी 2 मैट्रिसेस इक्वल आ जाएं तो ये अंडरस्टूड होता है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। इसे अब हम आगे समझते हैं। यहाँ अब हमने उसी रिज़ल्ट को दोबारा लिखा है आपकी आसानी के लिए। तो यहाँ देखें हमारे पास एक ये मैट्रिक्स हासिल हुई है, और ये मैट्रिक्स है वेरिएबल की मैट्रिक्स, जिसे हमने कैपिटल X कहा था। उसके एलिमेंट्स हैं स्मॉल x एंड स्मॉल y। तो ये दोनों मैट्रिसेस अब इक्वल आ रही हैं। तो जब मैट्रिसेस में 2 मैट्रिसेस इक्वल आ जाएं तो ये सिर्फ उसी सूरत में होगा जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों मैट्रिसेस के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है, तो यहाँ भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, यानी फ़र्स्ट एलिमेंट जो है इस मैट्रिक्स का वो दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, और सेकंड एलिमेंट इस मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट के इक्वल है। यानी x इक्वल होगा इस एलिमेंट के और y इक्वल होगा इस एलिमेंट के। तो देयरफॉर x इज़ इक्वल टू dm माइनस bn ओवर ad माइनस bc, और y की जो वैल्यू है वो हमें हासिल हुई है an माइनस cm ओवर ad माइनस bc। तो इस तरह हमने x और y की वैल्यूज़ विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन मेथड और एडजॉइंट मेथड मालूम कर ली। x और y जो हैं ये उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स हैं। तो किसी भी इक्वेशन के वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो गोया हमने उन इक्वेशंस के यहाँ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था इन्वर्जन मेथड या एडजॉइंट मेथड। तो उसकी वजह भी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमने मैट्रिक्स A का इन्वर्स यूज़ किया था, इसलिए इसे इन्वर्जन मेथड कहा गया। और इस इन्वर्स को मालूम करने के लिए हमें एडजॉइंट की भी ज़रूरत पड़ती है उस मैट्रिक्स के। इस वजह से हम इस मेथड को एडजॉइंट मेथड भी कहते हैं। इन्वर्जन मेथड के फार्मूले की ये डेरिवेशन जो हमने की है ये समझ आ गई होगी, यानी ये फार्मूला हमने किस तरह डिराइव किया है और कैसे हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अब हम स्पेसिफिक इक्वेशंस के साथ इस सारे प्रोसेस को दोबारा से करेंगे ताकि आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास ये
एक सिस्टम है ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है 4x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 1। तो ये इन दो लीनियर इक्वेशंस का हमने एक सिस्टम लिया है इन टू वेरिएबल्स, यानी इसमें दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। तो इसी की जनरल फॉर्म हमने शुरू में पढ़ी थी, जो कि मैंने यहाँ दोबारा मेंशन कर दी है। ax प्लस by इज़ इक्वल टू m एंड cx प्लस dy इज़ इक्वल टू n। ये लीनियर इक्वेशंस की जनरल फॉर्म है और ये हमने अब एक स्पेसिफिक एग्जांपल ली है। तो इस एग्जांपल की मदद से अब हम इस सारे इन्वर्जन मेथड को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल फॉर्म में जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं a, b एंड c, d, इनकी हमारी इस स्पेसिफिक एग्जांपल में जो हमने इक्वेशंस ली हैं उनमें इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ क्या हैं। तो सबसे पहले a कोफिशिएंट की वैल्यू देखते हैं। हमारे पास यहाँ क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है जनरल फॉर्म में वो a है और हमारे पास इस एग्जांपल में फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4 है। तो यूँ a की वैल्यू हमें यहाँ 4 हासिल होती है, यानी a की वैल्यू यहाँ 4 है। और अब सेकंड वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन में है y और उसका कोफिशिएंट यहाँ जनरल फॉर्म में है b। और अब हम हमारी इस एग्जांपल में y का कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ हमें y का कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा। तो याद रखें कि अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशिएंट मेंशन ना हो तो वो हमेशा 1 होता है। तो इसका मतलब है यहाँ b की वैल्यू है 1। अब सेकंड इक्वेशन जो है जनरल फॉर्म में उसे देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में x का जो वेरिएबल है वो है c और हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें जो x का कोफिशिएंट है वो है 3। तो यूँ c की जो वैल्यू है वो है c इज़ इक्वल टू 3 और सेकंड इक्वेशन में जो वेरिएबल है y उसका कोफिशिएंट है जनरल फॉर्म में d और जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में है 2। तो यूँ d की वैल्यू होगी 2। तो इस तरह हमने तमाम कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और ये जो कांस्टेंट्स हैं m एंड n उनकी वैल्यूज़ हमारी इस एग्जांपल में m की वैल्यू 2 है, ये भी हमने यहाँ मेंशन कर दी, m इज़ इक्वल टू 2 एंड n इज़ इक्वल टू 1। तो अब हम आगे चलते हैं। अब जैसा कि हमने इन्वर्जन मेथड में सबसे पहला स्टेप पढ़ा था कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो इन इक्वेशंस से कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो बनेगी वो ये है, जिसके एलिमेंट्स हैं 4, 1, 3, 2। क्योंकि ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू हमने यहाँ पढ़ी हैं, उन्हीं कोफिशिएंट्स से हम ये मैट्रिक्स बनाते हैं। और सेकंड मैट्रिक्स जो वेरिएबल मैट्रिक्स होती है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल x एंड स्मॉल y हैं और इनको हम कॉलम शेप में लिखेंगे, यानी ये कॉलम मैट्रिक्स होगी। और फिर हम इज़ इक्वल टू लिखते हैं और इसके बाद ये कांस्टेंट जो वैल्यूज़ हैं उसकी मैट्रिक्स हम यहाँ लिखेंगे, जिनकी वैल्यूज़ यहाँ पर 2 एंड 1 हैं और ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। फर्स्ट वैल्यू को ऊपर और सेकंड इक्वेशन का जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को हम नीचे लिखेंगे कॉलम फॉर्म में। तो अब हमारा अगला स्टेप है कि हमने इन मैट्रिसेस को नाम देने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम आमतौर पर A का नाम देते हैं और याद रखें हमेशा जब भी किसी मैट्रिक्स का हम नाम रखते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। तो यहाँ A से मुराद कैपिटल A है। और जो मैट्रिक्स वेरिएबल्स पर मुश्तमिल है
उस मैट्रिक्स को हम वेरिएबल मैट्रिक्स भी कहते हैं और उसका नाम हम x से लिखेंगे, और याद रखें हमेशा कैपिटल X से लिखा जाएगा। जबकि जो वैल्यूज़ हैं इस मैट्रिक्स के अंदर वेरिएबल्स की, उन्हें हम स्मॉल लेटर्स में हमेशा लिखेंगे, ये आप याद रखिएगा। तो इसके बाद जो कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स है उसे हम नाम देंगे B का, ये भी आप पहले सीख चुके हैं। तो अब हमने इन तीनों मैट्रिसेस को इनके नाम अलॉट कर दिए हैं, यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने A कहा, वेरिएबल्स की मैट्रिक्स को हमने कैपिटल X और कांस्टेंट की मैट्रिक्स को हमने B का नाम दिया। तो अब अगर हम मैट्रिसेस की इस इक्वेशन को, यानी ये जो इक्वेशन है मैट्रिक्स फॉर्म में, इसे हम इन मैट्रिसेस के नामों की फॉर्म में लिखें तो हम इस तरह लिखेंगे AX इज़ इक्वल टू B, यानी ये मैट्रिक्स A है और जो मल्टीप्लाई हो रही है X मैट्रिक्स के साथ, और इज़ इक्वल टू ये B मैट्रिक्स। तो इनके नाम हम यूँ लिखेंगे, नामों की फॉर्म में ये मैट्रिसेस की जो इक्वेशन है वो यूँ लिखी जाएगी AX इज़ इक्वल टू B। तो अब हम जानते हैं कि हमें तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने से मुराद इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं यानी x और y, उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इन वेरिएबल्स की यानी स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने का मतलब है हमें इनकी जो मैट्रिक्स जिसे हमने कैपिटल X का नाम दिया है, इस मैट्रिक्स को मालूम करना है। हम जानते हैं कि जब हमें किसी इक्वेशन में किसी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है तो हम उस चीज़ को इक्वेशन की एक साइड पर अकेला करते हैं, और उसके साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड या सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहा हो तो उस सब को हम वहाँ से हटाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि x के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम a को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे और यहाँ x को अकेला बनाएंगे। तो a जब इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होने की वजह से वहाँ डिवाइड हो जाएगा इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर, और उसे जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा a इन्वर्स, और ये b से मल्टीप्लाई होगा। अब हमारे पास यहाँ x अकेला हो गया और सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ चले गई, यानी a इन्वर्स इंटू b फॉर्म में। अब हमें b की वैल्यू तो यहाँ से मालूम है, b के एलिमेंट्स 2 1 हैं, तो हमें b की वैल्यू तो यहाँ मालूम है। तो अब हमें जो चीज़ मालूम करनी है वो है a इन्वर्स। तो अब हम a इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर मैट्रिक्स b से मल्टीप्लाई करेंगे, और यूँ हमें x का आंसर हासिल होगा। तो अब देखते हैं कि हम ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम a इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं कि a इन्वर्स का जो फार्मूला है वो होता है a इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई a मॉड। अब एडजॉइंट ऑफ a का फार्मूला भी हम जानते हैं, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये होता है, और a मॉड की वैल्यू भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, जनरल फॉर्म में ये होती है ad माइनस bc। तो ये तो a इन्वर्स की जनरल फॉर्म है। अब हम इसे अपनी इस स्पेसिफिक इक्वेशंस की वैल्यूज़ पुट करके हल करते हैं। तो यहाँ हमारी इस एग्ज़ाम्पल में जो हमें a मैट्रिक्स हासिल हुई थी वो मैंने यहाँ आपकी आसानी के लिए दोबारा लिख दी है। तो इस a मैट्रिक्स का जब हम एडजॉइंट बनाएंगे तो हम जानते हैं कि इसके ये एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज होंगे प्रिंसिपल डायगोनल के, और सेकंड डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज होंगे, जैसा कि ये एडजॉइंट के फार्मूले में हम देख सकते हैं। और ये भी हमने यहाँ साथ रीज़न दी, तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज़
इसकी मदद से या इसकी मदद से आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका एडजॉइंट जो है हमारी इस स्पेसिफिक एग्जांपल में वो ये होगा, ये वैल्यू आएगी इसकी, और ये वैल्यू अब हम यहाँ इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो ये हमने वो वैल्यू पुट कर दी। तो इस ए मॉड की वैल्यू हम यूँ हासिल करते हैं। हम जानते हैं कि ए मॉड इज़ इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। तो ए की वैल्यू इस मैट्रिक्स में 4 है और डी की वैल्यू 2 है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए इंटू डी की जगह 4 इंटू 2, फिर माइनस, फिर बी सी की वैल्यू यानी बी इंटू सी, और बी की वैल्यू है यहाँ हमारे पास 1 और सी की वैल्यू है 3। तो ये होगा 1 इंटू 3। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 2 8 माइनस 1 इंटू 3 3। तो ये होगा 8 माइनस 3, और इसका 8 माइनस 3 का आंसर होगा 5। तो जो कि हम देख सकते हैं कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यूँ ए मॉड यानी ए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी ये ए मैट्रिक्स जो है, ये जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो पॉसिबल होता है। तो इसका मतलब है हम यहाँ ए का इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अगर यहाँ पर ए मॉड की वैल्यू 5 की जगह सपोज़ 0 आ जाती तो फिर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स यानी ए इन्वर्स पॉसिबल ही ना होता। तो बहरहाल यहाँ ए मॉड की वैल्यू 0 नहीं आई, तो इसका मतलब है कि ए का इन्वर्स पॉसिबल है, और हम ये ए मॉड की जो वैल्यू है ए मॉड की जगह यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हमने लिख दी इसकी वैल्यू 5। तो अब ये हमने ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम इस वैल्यू को इस मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे और यूँ हमें x की वैल्यू हासिल होगी। तो अब हम इस इक्वेशन में x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी में हम इन मैट्रिसेस की वैल्यूज़ दोबारा पुट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x, ए इन्वर्स एंड बी, हमें ये फॉर्म हासिल होती है। ये वैल्यू है x मैट्रिक्स की, और ये वैल्यू है ए इन्वर्स की, और ये वैल्यू है बी मैट्रिक्स की। तो अब ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं ऊपर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हों तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस तरह हमें जो एलिमेंट हासिल होगा वो होगा 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1, और फिर हम सेकंड रो को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो नंबर हासिल होगा वो है -3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। तो इन नंबर्स को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 4 -1 एंड -6 प्लस 4, और नीचे ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकाली थी 5, ये वैसे ही लिखेंगे। अब इन वैल्यूज़ को जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे 4 -1 को, तो ये होगा 3, और -6 प्लस 4 होगा -2। तो अब ये जो 5 डिवाइड हो रहा है इस मैट्रिक्स पर, तो इसे हम 1/5 की फॉर्म में इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 जो है इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी हम इस वैल्यू को यानी 5 को इन एलिमेंट से डिवाइड कर सकते हैं, और एक दूसरा तरीका ये है कि हम इसका रेसिप्रोकल लेकर यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखकर 1/5 की फॉर्म में लिखकर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें। दोनों सूरतों में एक ही रिज़ल्ट होगा। तो यहाँ हमने 1/5 को इस मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई किया तो हमें हासिल हुआ 1/5 इंटू 3 एंड 1/5 इंटू -2।
तो इन्हें जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 3/5 एंड -2/5। तो यहाँ हमें हासिल हुआ 3/5 एंड -2/5। तो अब जैसा कि हमने देखा कि सॉल्व होने के बाद ये एक कॉलम मैट्रिक्स हमें हासिल हुई है और ये इस मैट्रिक्स X जिसके एलिमेंट स्मॉल x एंड स्मॉल y हैं उसके इक्वल आ गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में भी कि जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों मैट्रिसेस के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है और सेकंड एलिमेंट के इक्वल है। तो यानी हमें x और y की वैल्यूज़ मालूम हो गई। x की वैल्यू हमें हासिल हुई 3/5 और y की जो वैल्यू है वो हमें हासिल हुई है -2/5। तो x और y की इन्हीं वैल्यूज़ को हम उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कहेंगे। तो यूँ हमने उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। x की वैल्यू हमें 3/5 हासिल हुई और y की वैल्यू -2/5। तो ये था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इन्वर्जन मेथड या एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करने का तरीका। तो उम्मीद है आपको अब इन्वर्जन मेथड की अच्छी तरह समझ आ गई होगी।